हाँ प्रोफेसर नंद किशोर साहब, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ जा रहा हूं। आप थोड़ा हम लोगों को ये समझाइए, आपने एक लंबा समय देखा है इन सब इस तरह की पॉलिटिक्स का। ये आपको शरद पवार साहब का जो अभी का एक एक जो कर रहे हैं वो उससे आप क्या रीड कर पा रहे हैं? वो रीड करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो विपक्ष के साथ हैं कि वो किसी उसमें बीजेपी के एक लार्जर प्लान की बात कर रहे हैं। जरा ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर नवल किशोर साहब। जी आनंदवर्धन जी, धन्यवाद। अभी शरद पवार जी की भूमिका विपक्षी एकता कायम करने में घटती जा रही है और उसके दो मुख्य कारण हैं जो बहुत ही स्पष्ट है। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहली कि जिस महा विकास अघाड़ी के वो आर्किटेक्ट थे उसमें टूट नजर आ रही है। अगर उस टूट तो हुई स्वाभाविक रूप से, जब शिवसेना में दो फांक हुआ और महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई और एनडीए की सरकार बन गई, तो उस वक्त तो बड़ा धक्का उनको लगा। लेकिन जो उससे भी बड़ा धक्का अभी लग रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही है कि उनकी अपनी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में टूट के स्पष्ट आसार हैं। जो रिपोर्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं, अजित पवार भले डायरेक्टली कुछ नहीं कहें, लेकिन ऐसे संकेत आ रहे हैं कि एनसीपी में भी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। स्वाभाविक है, जब वो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे, महागठबंधन जो था सरकार गिर जाने के बाद उसको संभाल नहीं पाए, तो उनका जो क्लाउड है नेशनल लेवल पर और जो उनकी मोरल अथॉरिटी थी, उनका जो कद था, राजनीतिक कद, जिसका सीधा संबंध होता है आपका पॉलिटिकल क्लाउड क्या है होम स्टेट में या नेशनल लेवल में, वो घटा है। स्वाभाविक रूप से इस वैक्यूम को जो क्रिएट हुआ है उसमें नीतीश कुमार की हैसियत बढ़ गई है। नीतीश कुमार आम तौर से अच्छी छवि के व्यक्ति माने जाते हैं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ वर्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर पर जो लेफ्ट लिबरल सर्कल्स होता था, उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव रखता था, आदर का भाव रखता था और उसको ऐसा लगता था कि वो नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री के सबसे अच्छे दावेदार होंगे, खासकर तब जब कांग्रेस में राहुल जी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आज है। बीच में जरूर जब उन्होंने पाला बदला तो उनका जो स्टेचर था उसमें गिरावट आई। और आप इस बात को मानना चाहेंगे कि जो ऑपोजिशन का जो कोर है वो लेफ्ट लिबरल है, जो आइडियोलॉजिकल प्लैंक है। ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन की सभी पार्टियां लेफ्ट लिबरल पार्टियां हैं और उनको दक्षिणपंथी राजनीति और दक्षिणपंथी विचारधारा में विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका जो कोर है आज आइडियोलॉजिकल प्लैंक, वो लेफ्ट लिबरल है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से जब उन्होंने फिर वापस उसमें जाने की बात की है, तो उनका जो आधार है, जो मोरल अथॉरिटी है, जो स्टेचर है, उन पर कोई गंभीर आरोप नहीं है करप्शन का, उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। या दूसरी बात है कि एक तरफ ममता बनर्जी का इनएक्टिव होना, बीजेडी का ऐसे भी डायरेक्टली बहुत नेशनल पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जैसा आपने ठीक ही कहा कि पोस्ट पोल अलायंस वो करते रहे और सत्ता में जो केंद्र में सरकार रहती है उसका साथ देते रहे। वाईएसआर का भी वही हाल है ये सबके। लेकिन आप देखेंगे तृणमूल कांग्रेस बहुत एक्टिव नहीं है। ऐसे स्थिति में नीतीश कुमार का रोल बढ़ गया है। इसके बाद भी मैं ये स्थिति में कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि वो अपोजिशन की वाइडर यूनिटी को अचीव कर पाएंगे। और नीतीश कुमार विज़ावी ये जो शरद पवार, मैं समझता हूँ आज नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी एक कोऑर्डिनेटर के रूप में, एक संयोजक के रूप में सारे लोगों को इकट्ठा करने में इनकी भूमिका अधिक दिखती है। और ये मुझे आज की तिथि में लगता है। आने वाले दिनों में क्या होगा मैं नहीं कह सकता,
लेकिन शरद पवार का राष्ट्रीय स्तर पर जो रोल है ऑपोजिशन यूनिटी में, उस रोल में गिरावट आई है और उसके बहुत ही स्पष्ट संकेत। प्रोफेसर नवल किशोर साहब, मैं एक चीज जरा और समझ लूं, क्योंकि देश को भी ये समझना चाहिए, शरद पवार साहब की जो एनसीपी है उसकी जो सबसे ज्यादा सीटें आई थी 2004 में 9 सीट आई थी, 2009 में उनकी 8 सीट आई थी, मैक्सिमम उनका परफॉर्मेंस रहा है। कभी कभी आपको नहीं लगता है कि इस देश, ये भी हम लोगों का देश कितना अच्छा है कि अगर 8 और 9 सीट आप मैक्सिमम आपका परफॉर्मेंस रहा है और कहीं ना कहीं आप देश के नेतृत्व की बात मन में सोचते हैं, तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि उनके पैर के नीचे जमीन कितनी है। आज अगर 48 सीटें हैं तो ये कल के दिन जब इस सीटों का बंटवारा होगा तो उसमें यह भी देखने वाला होगा कि शिवसेना के पास कितनी सीटें हैं और कांग्रेस के पास कितनी सीटें और आपके पास कितनी सीटें हैं। मैं इस रेफरेंस से इसलिए पूछ रहा हूं कि ये सारी चीजें, विपक्षी एकता को जो इस तरह के मूव होते हैं, वो कुछ लोगों का, मुझे ऐसा लगता है कि अडानी जी उसको करने में कामयाब रहते हैं कि कुछ लोगों की हिम्मत टूटती है, जो फ्रिंज में बैठे हुए लोग हैं। उत्तर प्रदेश की आप पॉलिटिक्स में देखिए, बहुत से लोग हैं जो फ्रिंज में बैठे हैं, वो इधर आएंगे पता नहीं है, ऐसे लोगों की हिम्मत टूटती है। आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों की हिम्मत टूटती है? क्योंकि महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत स्प्लिंटर्स ग्रुप हैं। जी, स्प्लिंटर ग्रुप्स का जो हौसला है वो टूटता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन उससे अधिक हौसला उनका टूटता है जो आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड होते हैं, जिनके सामने कोई आदर्श है, या तो जनतंत्र का आदर्श है, या समाजवाद का आदर्श है, या फिर राजनीति में शुचिता का आदर्श है। उनका हौसला टूटता है। उनको लगता है क्या इस देश में कभी आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स होगी नहीं? क्या इस देश में क्या बड़े सवाल के आधार पर फिर से चुनाव होगा नहीं, जैसा कि कभी जेपी मूवमेंट के वक्त में हुआ था? क्या सब कुछ समाप्त हो गया? उनका हौसला टूटता है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस देश की जनता के हौसले को कोई पूरी तरह परास्त नहीं कर सकता। वो जो इंडोमिटेबल स्पिरिट है ह्यूमन काइंड का, मैन काइंड का, ह्यूमैनिटी का, उसको कभी हराया नहीं गया है। कमजोर होता है, सत्ता से बेदखल हो सकते हैं, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होता। और यही आज आप देख रहे हैं कि आपके पैनल भी ऐसे लोग हैं जो उस आशावादिता को लेकर आपके सामने आए हैं और उनके सामने एक उत्साह है। भले हम माने ना माने कि आने वाले दिनों में उसके परिणाम क्या होंगे, और इसमें हमारे बड़े नेताओं ने फेल किया। हम किनकी बात कर रहे हैं? हम शरद पवार की बात कर रहे हैं। शरद पवार की क्या आइडियोलॉजी, क्यों हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? कभी कंसिस्टेंट आइडियोलॉजी उनकी नहीं रही। हम क्यों जनता को भ्रम में डालते हैं? और हम थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार को प्रबल दावेदार के रूप में आपके सामने पेश कर रहे थे, लेकिन उनकी क्या आइडियोलॉजी नहीं। हम पूछना चाहते हैं कितने साल बीजेपी के साथ उन्होंने सत्ता संभाला है? 17 या 18 साल, मैं गिन नहीं सकता रफली। वह व्यक्ति जिसको कभी, आप शरद पवार के बारे में कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी को कभी पूरे बिहार में मेजॉरिटी नहीं मिली उनकी पार्टी को, और मोर देन 15 ईयर्स से वो सत्ता में हैं। और आज ही नहीं, पिछले कई वर्षों से हम उन पर आशा टिकाए हुए हैं। और आज मैंने जो वस्तु स्थिति का आकलन किया, वो मेरी चाहत और नहीं चाहने का सवाल नहीं है। मैंने ये माना कि आज सबसे बड़े प्रबल दावादार हैं संजय से। पूरी तरह हम सहमत हैं संजय जी ने कि आज जो परिस्थिति है उसमें हम समझते हैं ऑपोजिशन के लिए बेस्ट बेट नीतीश कुमार। इसलिए नहीं कि वो आइडियल है, इसलिए नहीं कि वो इथिकल है। मैंने बार बार कहा है ही इज मैकियावेलियन पॉलिटिशियन एट इट्स बेस्ट। लेकिन इसके बाद आज की राजनीति क्या है? क्या हुआ अरविंद केजरीवाल का लोकपाल का बिल? हम लोग उसमें भाग ले रहे थे। क्या हुआ जेपी मूवमेंट का? मैं पटना यूनिवर्सिटी में शिक्षक था। क्या कहा गया था?
भ्रष्टाचार समाप्त करो। क्या हुआ भ्रष्टाचार का? क्या उन लोगों के द्वारा भी भ्रष्टाचार समाप्त हुआ जो उसके नारे पर जेपी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और सत्ता में आए? और आज हमको कोई संकोच नहीं होता लालू जी के साथ हाथ से हाथ मिलाने में। क्या थी लालू जी की स्थिति? आनंद जी चपरासी के क्वार्टर से आए, वो हमसे 1 साल जूनियर थे, यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में पढ़ते थे, मैं तो बड़ा कॉलेज का साथ था। क्या हुआ उस सिद्धांत का? क्या हुआ उस जाति जन तोड़ो आंदोलन का? आज जात के दलदल में फिर बिहार है। मैं ये नहीं कहता कि जातियों का शोषण नहीं हुआ, और मैं यह भी नहीं कहता कि कुछ कम्युनिटी जिनका सदियों से शोषण हुआ उनका असर्शन के लिए उनका इकट्ठा होना आवश्यक नहीं है, जैसे दलित। लेकिन किस पॉइंट तक? इसीलिए आइडियोलॉजी की बात मत कीजिए। आज हिपोक्रेसी, डायनेमिक पॉलिटिक्स, वे लोग जनतंत्र की ज्यादा बात करते हैं जिन्होंने जनतंत्र की हत्या यहां की है। कांग्रेस पार्टी जनतंत्र की बात करे, जिसने इमरजेंसी लाया, मोदी को जेल में डाला था। इसका ये मैं नहीं, आपको शायद मेरे बैकग्राउंड के बारे में, मैं बीजेपी आरएसएस से बहुत दूर दूर हूं, आज भी हूं, मैं ये नहीं। इसलिए आइडियोलॉजी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, समाजवादी कहने वाले लोग डे इन एंड डे आउट पूंजीवाद प्रैक्टिस करते हैं। आनंद जी ये समय आपका पास नहीं है। मुझे याद है 81 में IMF से इंदिरा जी ने लोन लिया था $5 बिलियन का, उसकी कंडीशनैलिटी क्रॉस पढ़ लीजिए। मेरे लेक्चर्स हुए हैं यहाँ, शिक्षक आंदोलन में भागलपुर कैंप जेल में भी मेरा एक लेक्चर हुआ। अब मिला के देखिए, आगे चल के राजीव जी के पास IIPA में हमने कॉन्फ्रेंस किया था। इवन VP सिंह ने जो नोट या वो पब्लिक डोमेन में है, मनमोहन जी तो बाद में आए। इकोनॉमिक पॉलिसी पर क्या फर्क है इनमें? इसलिए आइडियोलॉजी की बात नहीं की। सत्ता की राजनीति में तो खेमा है। आज दुख ये है कि जो हमने भारतीय संविधान में कुछ आदर्शों को स्वीकार किया एक नेशन के रूप में, जिसको हमने प्रिएम्बल में डाला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला, वो हमें लगता है कि उसमें आस्था दिनों दिन कमती जा रही है, जिसमें रूलिंग डिस्पेंसेशन सबसे आगे है। इसलिए चिंता हमें होती है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का क्या होगा, और उससे भी ज्यादा चिंता मेरे जैसे व्यक्ति की होता है जिसने झंडा लेके समाजवाद का नारा लगा के सारी जिंदगी बिता दी। समाजवाद का क्या होगा? समाजवाद का क्या होगा? समाजवाद रिड्यूस हो जाएगा जातिवाद तक केवल। हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, मैं इकोनॉमिक्स का शिक्षक हूं, मेरी समझ में नहीं बात आता है कि समाजवाद किसका कहना है। अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजते हैं जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, और अदानी के खिलाफ करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। 70 साल पहले आनंद जी, हम लोग जब बहुत छोटे थे, यहाँ के कांग्रेस नेताओं पर होता था बिरला टाटा जेब में, आज अदानी के जेब में हम। क्या फर्क है बिरला टाटा और अदानी में? क्या फर्क है कि आप राज्यसभा के MP बनाते हैं ऐसे लोगों को पैसा लेकर के? ये सब आज के दिन वो विस्तार करना आपके लिए उचित नहीं होगा। मैं कुल मिला के ये कहता हूं कि आज जो सरकार है केंद्र में प्रेशर में है। आप में से जिन लोगों ने भी ये बात कही है मैं उनसे सहमत हूं। नरेंद्र मोदी जी चूंकि उसका नेतृत्व करते हैं, स्वाभाविक रूप से वो प्रेशर में आएंगे, प्रेशर में है। नेशनल गवर्नमेंट अंडर प्रेशर, पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ऑपोजिशन के यूनाइट होने की संभावनाएं बढ़ रही है, वो प्रेशर बढ़ रहा है, और ये देश के हित में है, डेमोक्रेसी के हित में। क्योंकि एक छत्र शासन, मोनोपोली ऑफ पावर, डेंजरस है इवन फैमिली में। जिस दिन आपके परिवार में आपकी मोनोपोली हो जाएगी, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। जब परिवार के लिए मोनोपोली नहीं ठीक नहीं है, पैट्रियार्की ठीक नहीं है, तो उस समाज के लिए क्या होगा, उस नेशनल पॉलिटी के लिए क्या होगा? स्वाभाविक रूप से आज संभावनाएं बढ़ी हैं, लेकिन मैं आज भी यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि ये जो यूनाइटेड फ्रंट बन रहा है उसका कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस है। आज सिर्फ एंटी मोदी कह करके ये फ्रंट बन रहा है। मैं समझता हूं यह काफी नहीं है, इसको एक आइडियोलॉजिकल कंटेंट देना होगा।
एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट करना होगा, एक नेशनल प्रोग्राम, मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा जो कन्फर्म करे हमारे प्रिंसिपल, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रेम्बल में जो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और गणतंत्र की बात है उसको कहीं तो कन्फर्म करे। और ये जब आइडियोलॉजिकल बेसिस आप देंगे तभी आज का युवक, जिनके साथ मैं आज भी जुड़ा हूं, रिटायरमेंट के बाद भी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, उनको आप कोई रास्ता दिखा पाए। आज के युवक के सामने कोई आदर्श नहीं। सत्ता और जाति धर्म के दलदल में हमने इस युवक को फंसाया है, क्योंकि हम उन आदर्श को उठाना नहीं चाहते हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स उठाते थे, जो हमारे यहाँ भी बैठे कई पैनलिस्ट जो आदर्श की बात करते हैं। हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चक्कर में हैं, हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स के, हम किसानों का सवाल नहीं उठा पा रहे हैं सशक्ति से। हम उस ट्रस्ट के मेंबर हैं जहां से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन की रूपरेखा तय की थी। वह 1930s में, आगे चल के 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रिजाइड किया और ऑल इंडिया किसान सभा बना। जानते हैं कि वो किसान आंदोलन इतना सशक्त हुआ कि जमींदारी हुई और वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था। कोई डिस्कशन नहीं है। और किसानों के सवाल पर भी जो चर्चा है वो सही चर्चा है। किसानों का सवाल को भी तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल बना रहा है। कहां लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं सतपाल मलिक जी? वेयर इज दैट कॉल? अगर किसानों की बात करते हैं तो कुछ पैसा ज्यादा मिल जाए। इंस्टीट्यूशनल सवाल जो किसानों का है, लैंड रिलेशंस का है, उसको कौन उठाएगा? शिक्षा के सवाल को कौन उठाएगा, जहां मध्यम वर्ग और गरीब लोग तबाह हो रहे हैं? इवन बिहार में शिक्षक नहीं है, स्कूल में कोलैप्स कर गया है। ये दो वर्ग बन गया है, 2 वर्ल्ड्स ऑफ हेल्थ, 2 वर्ल्ड्स ऑफ एजुकेशन। ये बड़े सवाल, आइडियोलॉजिकल सवाल के साथ ये जो इशू पब्लिक इंटरेस्ट की इशूज है, जब तक उसको हम कॉन्क्रिटाइज नहीं करेंगे, तो चाहे वो ये नीतीश कुमार हो जिनकी संभावनाएं अधिक नजर आती हैं, और या शरद पवार हो या नीतीश कुमार हो, इस बिहार और देश की जनता को कोई राहत नहीं है। सत्ता बदलेगी, और जेपी ने जिस तरह से कहा था व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी, व्यवस्था नहीं बदलेगी। आज तक व्यवस्था नहीं बदली तो स्वाभाविक रूप से सत्ता बदलने में कुछ लोगों की दिलचस्पी हो सकती है जो जनता से भेजे। यही ईडी और सीबीआई की ये बात करने वाले लोग, जो नेशनल एनएसए की बात करने वाले लोग, यूपीए की बात करने का अपने सत्ता में रहते थे, क्या हुआ? आपको याद होगा, आप लोग में से कुछ लोग पत्रकार हैं, क्या हुआ वर्गीज कमीशन का? हमने दूरदर्शन को भी सीमित ही ऑटोनॉमी दी। जब हम सत्ता में आते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। केज बैरेट कांग्रेस के बारे में सीबीआई का आज सवाल नहीं उठता है। चीफ जस्टिस प्रिजाइड कर रहे हैं सीबीआई डायरेक्टर के बहाली में, फिर भी सीबीआई का हम नहीं चाहते। उसी तरह स्टेट लेवल पर विजिलेंस डिपार्टमेंट का दुरुपयोग होता है। मैं समझता हूं सवालों को लेके हमको जनता को गोल बंद करना होगा, नहीं तो मुझे खतरा नजर आता है। आप जितना रेटरिक कर दीजिए, नरेंद्र मोदी का पलड़ा धर्म की राजनीति के कारण ये जो पोलराइजेशन की आज भी भारी है, और मैं वो संभावना देख रहा हूं कि 2024 में वो, इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं, लेकिन मुझे आज भी आश्वस्त करने की स्थिति में मैं अपने को नहीं हूं कि ये सत्ता बदलने जा रही है। लेकिन समय है हमको आइडियोलॉजी बेसिस पर पीपल सेंट्रिक इश्यूज को लेके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एजेंडा तैयार करना चाहिए। लोगों को मिनिमम लाना चाहिए, और ये जो शक्ति है जिसमें आप लोग शामिल हैं, इसका उपयोग करके एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। जब तक ये आंदोलन नहीं होगा, अगला चुनाव